मित्रों, आज मैं आपके सामने जिस अवधारणा पर बात करना चाहता हूं, उसका नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पष्ट तरीके से उसको कोई समझता है। और उसका कारण ये है कि ये अवधारणा एक ऐसे बुद्धिजीवी की देन है जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के यूरोपीय समाज का अध्ययन कर रहा था और वहां होने वाली सत्ता के संघर्ष को देख रहा था। हमारे देश में होने वाला सत्ता का संघर्ष थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन जो उन्होंने अवधारणाएं दी समाज को और सत्ता को समझने की, वो हमारे लिए भी उपयोगी हैं। और कम से कम ये एक रुचिकर बात तो है ही कि क्या हम उनकी अवधारणाएं लेकर, उनकी संकल्पनाएं, उनकी परिकल्पनाएं लेकर हम अपने भारतीय समाज के बारे में कोई दृष्टि डाल सकते हैं। तो मैं आपसे बोर्ड्यू के सिंबॉलिक वायलेंस या सांकेतिक हिंसा के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां मैं 1 मिनट में अगर आपको समझा दूं कि इस वीडियो में क्या है, तो वो ये है कि हर समाज में और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता तो है ही, और संघर्ष लगातार चल रहा है। समाज में भी चल रहा है। समाज में भी ऐसे वर्ग हैं जो कि शासन में हैं, सत्ता में हैं, और ऐसे वर्ग हैं जो उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें सत्ता चाहिए या जो आज सत्ता के बाहर हैं, या जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है। और ऐसा विभिन्न क्षेत्रों में भी हो रहा है। एकेडमिक्स में भी हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी हो रहा है, राजनीति में भी हो रहा है, इंडस्ट्री में भी हो रहा है। संघर्ष हर जगह है। तो ये लोग जो सत्ता के बाहर हैं और संघर्षरत हैं, उनके लिए बोर्ड्यू क्या कहता है? बोर्ड्यू कहता है कि ठीक है, आप प्रभुसत्ता संपन्न वर्गों से लड़ रहे हैं, लेकिन आप उनको तब तक सत्ता के बाहर नहीं कर सकते जब तक कि जो आपके विचार, जिनको आप सही मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, नैसर्गिक मानते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, जो आपके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड है, आपके अपने विचार, आपके अपने विश्वास, आपके अपने नॉर्म्स, आपकी मर्यादाएं, नैतिकताएं, आपके विश्वास, आपके मूल्य, आप उन पे दृष्टि नहीं डालते और उनसे नहीं लड़ते। क्योंकि स्वेच्छा से जिन विचारों के प्रति आप समर्पित हैं और जिनको आप वैज्ञानिक मानते हैं, या ये मानते हैं कि और कुछ हो ही नहीं सकता, यही वो विचार हैं जिनसे कि समाज में असमानता स्थापित है। और इन विचारों, इन मूल्यों, इन मर्यादाओं, इन सुझावों, इन चीजों को जिस नाम से बोर्ड पुकारता है, वो है सिंबॉलिक वायलेंस। तो सिंबॉलिक वायलेंस, वो टेकन फॉर ग्रांटेड, जिनको आप सही मानते हैं, ऐसे वो विचार हैं जिनके कारण आप या वो लोग जो कि सत्ता के बाहर हैं, जिनका शोषण दमन हो रहा है, उनका शोषण दमन होता है और इनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये सिंबॉलिक वायलेंस, इसको आप वायलेंस से कम जोड़िए। अगर इसको ठीक ठीक समझना है तो इसको वायलेंस शब्द से कम जोड़िए, इसको कंसेंट या वॉलंटरिज्म, स्वीकृति और स्वेच्छा, या जिन जिन विचारों को हम सही मानते हैं, उनसे ज्यादा जोड़िए। इसमें मैंने एक छोटा सा 9-10 स्लाइड से ज्यादा नहीं है, एक स्लाइड शो बनाया है। उसकी मदद से मैं अपनी बात स्पष्ट रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, विशेषकर उन बुद्धिजीवियों, उन समाजशास्त्रियों को लेकर जिन्होंने यूरोप पर पिछली शताब्दी के दूसरे भाग में, उत्तरार्ध में दृष्टिपात किया।
ये वो लोग थे, एक तो इनकी भाषा अलग है, उन्होंने फ्रेंच में लिखा, जर्मन में लिखा, दूसरी भाषाओं में लिखा, और दूसरे उनकी जो अवधारणाएं थी वो समाजशास्त्र से भी आई, इतिहास से भी आई, स्पोर्ट्स की स्टडी से भी आई, फिलॉसफी से भी आई, साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, राजनीति शास्त्र से, बहुत जगह से आई। और कुल मिला के जिन शब्दों में वो उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तमाम दिक्कतों के बावजूद अपने देश में, हमारे लिए अपनी भाषा में उनको समझना और भी कठिन काम हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि अपने हिंदी भाषा वाले समाजशास्त्र के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, नए फैकल्टी मेंबर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, यूजीज पीजीज, उनके लिए सिंबॉलिक वायलेंस पे कुछ बात रखूं। और चूंकि कुछ विद्यार्थियों की ऐसी रिक्वेस्ट थी, तो इस बार मैंने अपने पीपीटी को अंग्रेजी माध्यम में ही रखा है। तो मैं बातचीत हिंदी में कर रहा हूँ, कभी कभी अंग्रेजी का भी प्रयोग करूंगा जहां आवश्यक होगा, जहां मैं पीपीटी पढ़ूंगा। और पीपीटी इसको मैंने इंग्लिश में बनाया। मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन का ये फॉर्म आपको स्वीकृत होगा, अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप अपनी टिप्पणी अवश्य करें और मुझे गाइड करें, सुझाव दें कि मैं समाजशास्त्र के किस विषय को लेके आपकी मदद कर सकता हूं। तो मित्रों, मैं अपना पीपीटी शेयर कर रहा हूं और इसका टाइटल है सिंबॉलिक वायलेंस, कंसेप्ट एंड इलस्ट्रेशंस फ्रॉम इंडिया। तो सीधी सी बात है कि इसमें हम सिंबॉलिक वायलेंस, जिसे हिंदी में आप संकेतात्मक या प्रतीकात्मक हिंसा कह सकते हैं, जो सीधी नहीं है, अब वो कौन से संकेत है उसके बारे में हम बात करेंगे। और भारतीय समाज के संदर्भ में भारत से उदाहरण लेके मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये पूरा प्रयत्न होगा कि जब आप ये वीडियो देख लें तो सिंबॉलिक वायलेंस की अवधारणा को लेके अपने समाज में, आप अपने चारों ओर, अपने पड़ोस में, अपनी राजनीति में, सांप्रदायिक दंगों में, गरीबी अमीरी के खेल में, आप टीवी पे क्या देखते हैं, आप एड्स में क्या देखते हैं, और धर्म के क्षेत्र में आपको क्या बताया जाता है, क्या देखते हैं, इन सब पे अच्छी तरह से दृष्टिगोचर कर पाएंगे, इनको समझ पाएंगे, इनको इन पर दृष्टि डाल सकेंगे, इनको समझ पाएंगे। और इसमें बोर्डू के कुछ नए कंसेप्ट है, जहाँ वैसे तो मैंने बोर्डू पे एक हिंदी में लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, और आवश्यक होगा तो मैं हैबिटस, डोक्सा, फील्ड एंड पेडागोजी, इन शब्दों को जो बोर्डू ने प्रयोग किए इस बात सिंबॉलिक वायलेंस को समझाने के लिए, उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, वायलेंस सारे समाज असमान है, हमेशा असमान रहे। कार्ल मार्क्स के अनुसार बहुत ही प्रारंभिक साम्यवाद को छोड़ दें तो सारे ऐतिहासिक समाज असमानता पर आधारित रहे हैं। और ये कल्पना है कि कभी एक ऐसा समाज स्थापित होगा कि जो पूरी तरह से बराबरी पर आधारित होगा। और इस असमान समाज को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन समाज बदलता है और समाज में प्रभुत्व के साधन भी बदलते हैं। पावर या शक्ति या सत्ता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, कौन से नियामक हैं उसके, कौन सी चीजें उसको निर्धारित करती हैं, ये सब बदलते हैं। तो उसके जब समाज बदलता है और सत्ता के निर्धारण में परिवर्तन आता है, तो हिंसा या असमानता को बनाए रखने की प्रकृति में भी अंतर आता है। पुराने समाज में, जिसको आप प्री मॉडर्न कह सकते हैं, हिंसा सीधी सीधी थी और स्वीकार्य थी। अपनी ट्राइब्स को बनाए रखने के लिए और अपने रूल को बनाए रखने के लिए जो रूलर्स थे, जो राजा थे, महाराजा थे, सम्राट थे, और जो ताकतवर समूह थे,
वो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए सीधे सीधे हिंसा का प्रयोग करते थे। आधुनिक समाज में यही काम कुछ विचारों के सहारे होता है। विकास का नारा है, हमें विकास चाहिए, औद्योगिकीकरण चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए, और इन विचारों को लेकर, इन मूल्यों को लेकर समाज में जो असमानता स्थापित होती है, या जिनके कारण कुछ लोगों को, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उनको कैसे डिस्पजेस किया जाता है, उनकी जड़ें कैसे अपनी जमीन से उखड़ जाती हैं या उखाड़ दी जाती हैं, और वो किस तरह से अलगाववाद का शिकार हो जाते हैं। ये दूसरे किस्म की हिंसा है या दूसरे प्रकार का शक्ति का प्रयोग है। आधुनिक समाज में, बोर्ड्यू ने कहा कि आधुनिक समाज में जो एडवांस है, कंटेम्प्रेरी है, आजकल का है और विकसित है, उसमें हिंसा जो कि असमानता को बनाए रखती है, वो छुपी हुई होती है। और ये छुपी हुई हिंसा उन वर्गों जिनका दमन किया जा रहा है, उन वर्गों जिनका शोषण किया जा रहा है, उन वर्गों जिन पर सत्ता का बोझ लगा हुआ है, उनकी सहज स्वीकृति पर आधारित होता है। और वो स्वेच्छा से ऐसे नियमों का पालन करते हैं और ऐसे विचारों को अपने अंदर रखते हैं जिससे कि ये शोषण पर आधारित आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना बनी रहती है। मुझे ध्यान आ रहा कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि ये देश आज स्वतंत्र हो सकता है जिस समय हमारे देश के लोगों में ये संकल्प आ जाएगा, ये प्रबल संकल्प आ जाएगा, और जिस दिन वो इस बात की घोषणा कर देंगे कि आज हम स्वतंत्र हैं, उस दिन वो स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारा अपने को स्वतंत्र ना समझना और अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों पर चलना, उनको अपने से श्रेष्ठ समझना, ये वो बड़े कारण थे जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में इतने लंबे समय तक चल पाया। कुछ कुछ ऐसी बात बोर्ड्यू यूरोप के संदर्भ में कह रहा है। द कंसेंट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लासेस, जो कंसेंट समाज में, जो सहज स्वीकृति इस समाज में है मूल्यों को लेकर और मर्यादाओं को लेकर, वो प्रतीकात्मक या संकेतात्मक हिंसा है जिसको बोर्ड्यू कहता है कि वो समाज में शोषण और असमानता के लिए उत्तरदायी है। और देखें कि ये सिंबॉलिक वायलेंस है क्या। तो जो मैंने आपको अभी बताया उसको आप ध्यान में रखें तो द सिंबॉलिक वायलेंस इज पार्ट ऑफ एडवांस एंड अनइक्वल सोसाइटी। ये जो आज का वैश्वीकरण का दौर है उसके भीतर आ गए सारे समाज, और जो आधुनिक और विकसित समाज हैं लेकिन सबके सब असमान हैं, उन समाजों की असमानता और उसके कारणों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है। ये छुपी हुई है। तो गोल्डन ने कहा कि इट डिफर्स फ्रॉम ओवर्ट, विजिबल एंड रिकॉग्नाइजेबल वायलेंस, जो हिंसा हमको दिखाई देती है, सच एज एक्ट्स ऑफ एग्रेशन और क्राइम और टेरर। कुछ लोग कई बार सिंबॉलिक वायलेंस को स्ट्रक्चरल वायलेंस से भी जोड़ के देखते हैं। नहीं, सिंबॉलिक वायलेंस स्ट्रक्चरल वायलेंस भी नहीं। स्ट्रक्चरल वायलेंस का कंसेप्ट, उसकी अवधारणा जॉन गाल्टुंग की थी, जिसने अपने पेपर में 1969 में
पेपर का नाम था वायलेंस पीस एंड पीस रिसर्च, उसमें इस्तेमाल किया था पहली बार। और उसने रेसिज्म, क्लासिज्म वर्गवाद, सेक्सिज्म और जेंडर बायस, जो हमारे समाज में, हमारे जो समाज में तरह तरह की बायसेज हैं, रेस को लेके, क्लास को लेके, सेक्स को लेके, उनको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अनलाइक गाल्टुंग, who related it to deprivation, unfulfilled basic needs and death, कि कैसे जो जब समाज में विकास होता है तो किस तरह से ये असमान समाज कुछ लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जो मजदूर हैं, जो अशिक्षित हैं, जो वनवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनमें कैसे ये माल न्यूट्रिशन, गरीबी, भूखमरी, सुइसाइड्स और हीनता का एक सामान्य भाव पैदा करता है। ये गाल्टुंग का विषय था। लेकिन यहाँ बोर्ड्यू कह रहा है कि ये जो सताए हुए या कुचले हुए या निम्न वर्ग के लोग हैं, ये किस तरह से उस असमान और शोषणवादी सत्ता के साथ समझौता करके जी रहे हैं, और इनकी अपनी वो क्या मान्यताएं हैं जो कि उनके एलिनेशन, उनके अलगाव और उनके शोषण के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन वो उनकी अपनी है, वो कहीं बाहर से नहीं है, वो उनकी अपनी है। तो वो सांकेतिक हिंसा है, उसको समझना पड़ेगा। मैंने आगे चल के इसको उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और ये समाज के लिए भी सही है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी सही है, क्योंकि बोर्ड्यू के अनुसार समाज में तो संघर्ष चल ही रहा है। उच्च मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनका संघर्ष तो चल ही रहा है। लेकिन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा में, खेलकूद में, राजनीति में, धर्म में, जाति में और लिंग में, अनेक क्षेत्रों में, केवल आर्थिक क्षेत्रों में ही संघर्ष नहीं है, सभी क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में ही संघर्ष चल रहा है। और उन सभी क्षेत्रों के बारे में व्यापक रूप से अगर कोई बात कही जा सकती है तो वो ये कि जो सत्ता के बाहर हैं, उनका अपना चिंतन ही उनके बाहर रहने का प्रमुख कारण है। ये सांकेतिक हिंसा काम कैसे करती है? तो द सोशल रिलेशन सब्जेक्ट द डोमिनेटेड, जो सत्ता के बाहर है, टू सिंबॉलिक वायलेंस थ्रू रीइंफोर्सिंग द स्टेटस हायरार्की, ऊंच नीच, स्टेटस स्थिति की ऊंच नीच की भावना, और असिमेट्रिक पावर रिलेशंस, असमान शक्ति संतुलन, शक्ति के असमान संबंध, और उन निम्न वर्ग में एक समालोचना का भाव कि वो अपनी परिस्थितियों पर समालोचनात्मक दृष्टिपात कर सकें, इसका अभाव, और उनमें जो आइसोलेशन, एलिनेशन है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हूं, कोई साथ तो देगा नहीं। जिन लोगों के खिलाफ हमारा संघर्ष है वो तो बहुत ताकतवर हैं और वो संगठित भी हैं, हम क्या कर, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जो एलिनेशन का, आइसोलेशन का भाव है, ये सब उसके लिए जिम्मेदार है। सिंबॉलिक वायलेंस इज मोर इकोनॉमिक, सत्ता पक्ष के लिए सिंबॉलिक वायलेंस के माध्यम से सत्ता में बने रहना काफी सुगम है, सरल है, और अधिक उपयोगी है, और उनके लिए सबसे अच्छी चॉइस भी है, इकोनॉमिक है, सबसे अच्छी चॉइस यही है। सीधे सीधे लड़ने की बजाय सिंबॉलिक वायलेंस के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित रखना उनके लिए सुगम है। स्टेट पावर एंड द नॉर्मेटिव पावर एज इट रिलाइज, बजाय शक्ति प्रदर्शन के, बजाय
रूल्स, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के, अगर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो स्वयं स्वेच्छा से उन नियमों का पालन करने लगे और एक दूसरे को ऐसे एक भ्रमजाल में बांध के रख दें जो उनकी असहायता का कारण है, तो ये तो बड़ा अच्छा सुगम उपाय है सत्ताशाली वर्ग के लिए। Subtle domination that reproduces the orthodoxy of status hierarchy. तो स्टेटस की हायरार्की है, ऊंच नीच है, असमानता है, और ये जो डोमिनेशन है, ये जो प्रभुसत्ता है, ये जो डोमिनेंस, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये डिस्क्रिमिनेशन भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ये बड़ा सटल तरीके से, माने बड़े सूक्ष्म तरीके से जो दिखता नहीं है, वो कंसेंट और वॉलंटरिज्म, स्वेच्छा के माध्यम से, सहज स्वीकृति के माध्यम से समाज, इस असमान समाज को बनाए रखता है। और जो डोमिनेटेड लोग हैं, जो सत्ता के बाहर हैं, उनमें एक ऐसा प्रबल भाव घर कर जाता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, विकल्प तो कुछ है नहीं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, विकल्प तो कुछ है नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देगा, मैं तो अकेला हूं, तो इससे अच्छा है कि मैं समझौते ही कर लूं। और वो ये मानने लगता है कि द आइडिया, ये विचार उसके घर कर जाता है कि द प्रेजेंट सिचुएशन, जो वर्तमान परिस्थिति है, वो स्वाभाविक है, सत्य पर आधारित है और जस्टिफाइड है। इट इज पार्ट ऑफ द डोक्सा और द टेकन फॉर ग्रांटेड, सहज स्वीकृति, जिसको वो अंग्रेजी में हम टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं, और हिंदी में मैं उसको थोड़ा सा अलग जाके सहज स्वीकृति के रूप में कह सकता हूँ। सहज स्वीकृति, जिन चीजों को हम सोचते हैं कि बिल्कुल सही है और अपने दैनंदिन कार्यों में, अपने दैनंदिन व्यवहार में, अपने जीवन में प्रायः हम उनको सत्य समझकर आचरण करते। मित्रों, ये सत्ता करती क्या है? ये सत्ता सोशल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैटेगराइजेस पीपल इनटू स्टेटसेस, लोगों को विभाजित करता है विभिन्न स्थितियों के अनुसार, और उन स्थितियों में रहने वाले लोग अलग अलग किस प्रकार के विश्वासों को मानने लगते हैं। और ये समाज जो एक तरफ तो लोगों को वर्गीकृत करता है और दूसरी तरफ हर वर्ग के अलग प्रकार के विचार उत्पन्न करता है, जो उस वर्गीकरण और अंततोगत्वा उस समाज की असमानता को बनाए रखने में सहायक है। Thus, a non-physical form of violence used by the powerful class of society against the powerless people to extract surplus. इससे वो surplus तो आती ही है, economic exploitation तो है ही है, and to make them think and act to reproduce the culture of inequality. जो असमानता के पीछे की एक संस्कृति है, उसको बनाए रखने में सहायक होती है। ये सांकेतिक हिंसा असमानता की संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। और ये आगे चलकर अंततोगत्वा वो जो लोग हैं जिन पे कि जो दमन का शिकार हैं, उनको डिस्पेंसिबल, कि उनके बिना रहा जा सकता है, ऐसा उनको बना देते हैं। वो काम नहीं भी करेंगे, वो उपलब्ध नहीं भी होंगे, तो भी चलेगा। और कहीं ना कहीं ये बात जीवन का अधिकार किसको है और कार्य का अधिकार किसको है, उससे भी जुड़ जाती है। तो बड़ी अजीब बात है कि समाज में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में ये मान्यता हो कि भाई अगर आपको विकास करना है तो उन लोगों को कुर्बानियां तो देनी होगी, कुछ लोगों को तो बलिदान देना ही होगा। कि जड़ों से उखाड़े जाना, ये हमारे देश में बिजली उत्पादन के लिए और कोल माइंस के लिए जरूरी है, जंगल काटना जरूरी है,
और ठीक है, हमें मालूम है कुछ लोगों की रोजी रोटी जाएगी, हमें मालूम है कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ लोगों की सभ्यता संस्कृति पर इसका प्रभाव होगा। विकास के कारण कुछ लोगों का काम खत्म हो जाएगा, उनकी सभ्यता संस्कृति, उनकी भाषा, उनके सपने कुचल जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। जब ऐसा होता ही है तो आप कुछ लोगों के जीवन के अधिकार और उनके कार्य के अधिकार पर भी सवाल उठाते हैं। द लोअर क्लास थिंकिंग, जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो शिकार हैं, एक तरफ तो वो है जो डोमिनेंट है, दूसरी तरफ वो है जो डोमिनेटेड है, जो शिकार हैं इस असमान सत्ता के। वो स्वयं में भी ऐसा सोचने लगते हैं कि ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सारी उंगली बराबर नहीं है, और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो दूर की ही नहीं जाती, की ही नहीं जा सकती। मैं जब क्लास में कभी मार्क्सवाद को लेकर समाजशास्त्र में अंडर ग्रेजुएट लेवल के लेक्चर देता था, तो बाहर आके कई स्टूडेंट्स को बड़ी उलझन होती थी, और वो मुझसे पूछते थे कि सर, अगर सबको काम होगा और सारे कामों का रिवॉर्ड, सब लोगों को बराबर तनख्वाह मिलेगी, बराबर वेतन होगा, सब लोगों को बराबर रिवार्ड होंगे, कोई आर्थिक ऊंच नीच नहीं होगी, कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं रहेगा, तो वो समाज चलेगा कैसे? तो ये कभी भी सारी उंगली बराबर नहीं हो सकती, और मनुष्य इकोनॉमिक रिवार्ड्स के अनुसार काम करता है। इकोनॉमिक मोटिवेशन मेन है, और इकोनॉमिक मोटिवेशन को मेन रखने के लिए आर्थिक असमानता बहुत आवश्यक है। तो ये विचार न केवल सत्ता पक्ष में होता है, जो लोग सत्ता के बाहर हैं, जिनका शोषण हो रहा, वो भी इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। मध्यम वर्ग के लोग तो रखते ही हैं, निम्न वर्ग के लोग भी रखते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था चलती है। द थॉट, आप देखिए, ये विचार, मैं इसके पक्ष में न पक्ष में भी नहीं बोल रहा, विपक्ष में भी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे विचार आपको अपने देश में सुनने को मिलते हैं। रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज आर ए सीवियर थ्रेट टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत बड़ा संकट बनते जा रहे हैं। उनको वोटिंग राइट दिए जा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, और राजनीतिक दल अपने स्वार्थों में ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो ना तो उनको वोटिंग राइट होना चाहिए, ना उनको कोई जॉब दिया जाना चाहिए, और हमारे देश में पूंजी या भूमि रखने का कोई अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। इस विचारधारा के थ्योरेटिकल रूट्स क्या है? इस विचारधारा के थ्योरेटिकल रूट्स के बारे में हम देखें तो जो वायलेंस का कंसेप्ट है, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटल, वहां से मोटे मोटे तौर पर वहां से निकल के आया। और जो सरप्लस है, मतलब वो कार्य जो श्रमिकों ने किया, लेकिन जिसके बदले में उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिला, समय के उस हिस्से में किया गया काम, जब वो काम तो कर रहे हैं लेकिन जिसका उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, उसको हम सरप्लस कहते हैं। और उस संदर्भ में ये वायलेंस का कंसेप्ट आता है। आजकल के समय में ऐसे ऐसे कंट्रीज जो कि अपने को समाजवादी कहने लगे, जिनमें समाजवादी क्रांति हो गई, रूस में हुई, और चीन में हुई, क्यूबा में हुई, बहुत सारे दूसरे पूर्वी यूरोप के देशों में हुई, युगोस्लाविया में हुई, और कई अफ्रीकन देशों में भी हुई। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ क्रांति नहीं हुई, लेकिन वो भी अपने को समाजवादी मानते हैं। हमारा देश भी उनमें से जो अपने को समाजवादी मानता है। तो इन देशों की समानता असमानता के अनुभव के आधार पर बहुत सारे मार्क्सवादी विचारधारकों ने नया चिंतन शुरू किया।
उनमें रेमंड एरोवी जो कहता है कि मार्क्सवाद तो बुद्धिजीवियों की अफीम है, और उन्होंने संघर्ष को, समाजवाद को, समानता को, असमानता को नए ढंगों से परिभाषित करने की कोशिश की। जैसे फूको ने कहा कि शक्ति का संबंध ज्ञान से है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान की पूंजी है, वो शक्ति संपन्न है। और ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि कोई डिग्री क्रेडेंशियल से डॉक्टर है तो उसके पास वो शक्ति है, वो मरीज के बारे में सब कुछ जान सकता है, उसके लिए टेस्ट लिख सकता है, उसकी भौतिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ जानने का अधिकार है, क्योंकि उसके पास वो उस ज्ञान को रखने का सर्टिफिकेट है जो मरीज की देखभाल, मरीज को ठीक करने में काम आता। और ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब डॉक्टर के पास सत्ता आ जाती है और जिस तरह से हमारा समाज काम करता है, वह डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य हो जाता है डॉक्टरी पेशे के नियमों, मर्यादाओं, रूल्स, रेगुलेशन, मेडिकल इथिक्स, उनका पालन करना और मरीज का ठीक हो जाना, ये एक सेकेंडरी बात हो जाती है। इसके प्रति कई बार वो उदासीन रहता है। मरीज या रोगी को यह अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर के बारे में कुछ भी जान सके। रोगी को अधिकार नहीं है। जैसे कि पैनोप्टिकन की कल्पना की गई जेल, जहां जेलर सबको देख सकता है, लेकिन कैदी एक ऐसा ढांचा जिसमें जेलर सबको देख सकता है कि कोई कैदी क्या कर रहा है, लेकिन कोई भी कैदी उस जेलर को नहीं देख सकता। तो कोई भी रोगी डॉक्टर को नहीं देख सकता। रोगी ये नहीं देख सकता, रोगी को न तो समझ सकता है, ना तो उसके पास वो ज्ञान है, और उसे ये अधिकार भी नहीं है कि जिस समय डॉक्टर उसके लिए कोई दवा या कोई टेस्ट, कोई परीक्षण प्रेस्क्राइब कर रहा है तो उसका दिमाग कहाँ है और उसका इंटरेस्ट क्या है और किस तरह की कहीं वो किसी दिमागी उलझन का शिकार तो नहीं है, और उसके असली कंसर्न्स क्या है। रोगी को यह अधिकार नहीं है। इसी तरह से विद्यार्थियों को यह अधिकार नहीं है कि उनको क्या पढ़ाया जाए। अध्यापकों, प्राचार्यों, और कई बार तो केवल वरिष्ठ प्राचार्यों को अधिकार है कि वो ये तय करें कि जिन विद्यार्थियों ने हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारी संस्थाओं में प्रवेश लिया है, उन्हें क्या और कितना पढ़ाया जाए। फूको ने इसकी बात की। जजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को अधिकार, पार्लियामेंट को सारी सूचनाएं एकत्रित करने का अधिकार है। पार्लियामेंट को अपने समाज, अपने देश, अपने क्षेत्रों को पूरी तरह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से समझने का अधिकार है। लेकिन जो हमारे आम नागरिक हैं, उनको पार्लियामेंटेरियंस कैसे डिसाइड करते हैं, कब डिसाइड करते हैं और किस सूचना के आधार पर, और वो सूचना कितनी वैध है, कितनी विश्वसनीय है, कितनी रिलायबल है, ये सब जानने का अधिकार नहीं है। वो जानते भी नहीं है और उन्हें अधिकार भी नहीं। राइट टू इंफॉर्मेशन तो एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स, जटिल विषय है ही, और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है सब जानते हैं। बोर्डियो ने ये क्लेम किया कि वो मार्क्सवादियों से अधिक बड़ा मार्क्सवादी है, वो वामपंथ से अधिक वाम मार्गी है, वो मार्क्सवाद से सहमत नहीं है। और ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों सहमत नहीं है। लेकिन वो ये कहता है मैं उनसे अधिक लेफ्टिस्ट हूं, मैं लेफ्टिस्टों से अधिक लेफ्टिस्ट हूं। और उसने हैबिटस, डोक्सा, फील्ड, कल्चरल, सोशल कैपिटल, ये कंसेप्ट दिए। उसने कहा कि मैं आपके सामने नए प्रश्न खड़े कर रहा हूं, नए प्रकार के संघर्षों को परिभाषित कर रहा हूं। आर्थिक संघर्ष सब कुछ नहीं है और आर्थिक पूंजी ही सब कुछ नहीं है। अगर आप पूंजी को और सत्ता को, पूंजी को परिभाषित करना चाहें तो आपको सांस्कृतिक
पूंजी को भी देखना पड़ेगा, सामाजिक पूंजी को भी देखना पड़ेगा, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को समझना पड़ेगा, किन नियम कायदों, मर्यादाओं, नैतिकताओं, नॉर्म्स, किस नॉर्मेटिव ऑर्डर में आप ऑपरेट कर रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, और किसी वर्ग विशेष के या किसी व्यक्ति विशेष के इतिहास के संदर्भ में किस प्रकार की उसकी अभिरुचियां हैं, उसके हैबिट्स हैं, उसका अभिविन्यास है, उसका स्वभाव है, उसका चिंतन है, उसका जटिल परिस्थितियों में चिंतन का प्रकार है, उसके मूल्य हैं, वो सब भी समझने पड़ेंगे, हैबिटस समझना पड़ेगा, व्यक्ति की हैबिट्स, उसके नियम कायदे, वो कानून, वो नैतिकताएं, मर्यादाएं जिनसे वो बंधा हुआ है, वो धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, और लीगल भी हैं, कल्चरल हैं, सोशल हैं, उन सब, उसका सामाजिक ताना बाना क्या है ये भी समझना पड़ेगा। ये भी सामाजिक ताना बाना भी सत्ता की असमानता का कारण होता है। टू हिम, माने बोर्ड्यू के लिए हमेशा एक सतत संघर्ष चल रहा है, न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि हर क्षेत्र में, बाजार में, एकेडमिक्स में, लिंग में, साहित्य में, कला में, हर जगह, जिसके लिए हमें एक और अधिक व्यापक, एक मोर जनरल थ्योरी की आवश्यकता है। और उसने सिंबॉलिक वायलेंस के साथ एक और शब्द जोड़ा, मिस रिकॉग्निशन। बोर्ड्यू ने मिस रिकॉग्निशन की नई संकल्पना दी, और ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हो सकता है किसी दिन और इसके लिए मैं एक लेक्चर रखूं कि किस तरह से मिस रिकॉग्निशन मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस से अलग है। इट्स नॉट सेम थिंग एज फॉल्स कॉन्शियसनेस विच इज क्रिएटेड बाय द डोमिनेंट क्लास। बोर्ड्यू का पूरा ध्यान डोमिनेटेड क्लास पे है। डोमिनेटेड क्लास की साइकोलॉजी में क्या हो रहा है, डोमिनेटेड क्लास की कल्चर में क्या हो रहा है, डोमिनेटेड क्लास के धर्म में क्या हो रहा है, उसकी भाषा में क्या हो रहा है, और किस तरह से ये सहज स्वीकृति और स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से काम करती है। पेडागोजी, शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा, भाषा की श्रेष्ठता, भाषाओं का भी एक स्तरीकरण है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस से हमारे देश में सबसे ऊपर अंग्रेजी रखी जाती है, और जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में काम करते हैं, तो अंग्रेजों की तरह सोचने लगते हैं। स्वाभाविक है। अंग्रेजी, गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में लिखा कि मुझे आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक विज्ञान शिक्षा से शिकायत है, क्योंकि वो हमें अंग्रेजों की तरह से सोचना सिखा देती है। तो फिर ये बात नहीं रह जाती कि जो भेड़िया है, वुल्फ है, वो अंग्रेज है या भारतीय। ये भारतीय लोग जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित हो जाएंगे, ये भारतीय अंग्रेज या ब्राउन साहेब या अश्वेत भेड़ियों के रूप में इस देश में राज करेंगे, ऐसा गांधी जी ने कहा। तो बोर्ड्यू हमको कहता है कि आज के समाज में, माने बोर्ड्यू जो है वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात कर रहा है, कैसे इनविजिबल, अदृश्य ऑपरेशन हमारी हैबिट्स, टेस्ट और ओरिएंटेशन में छुपा हुआ है। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमीज, वो वर्गीकरण जो हम व्यवहारिक कारणों से बनाते हैं, अपने दोस्तों को क्लासिफाई करने के लिए, विज्ञान को क्लासिफाई करने के लिए, विचारों, धर्म को क्लासिफाई करने के लिए, जातियों के लिए, मौसम के लिए, स्वाद के लिए, अच्छे बुरे के लिए, श्रेष्ठता के लिए, और वो कैसे फिर जो स्टेट के यूनिवर्सलाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं, स्टेट हमको क्या कहता है सबके लिए, उसके साथ कैसे उनका इंटरेक्शन होता है, और ये
समाज ऐसे का ऐसा ही बना रहता है। मिस रिकॉग्निशन के कारण लोग ये भूल जाते हैं कि जो उनके विचार हैं वो उनकी स्थिति में रहने वाले लोगों के विचार हैं, वो सार्वभौमिक विचार नहीं है। और वो विचार जो उनकी स्थिति के कारण है उनको एक विशेष प्रकार की स्थिति में बनाए रखते हैं। थोड़ा सा ये अमूर्त बात हो गई कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज की संरचना है, वो स्थितियां उत्पन्न करती है और एक विशेष स्थिति में रहने वाले लोग एक विशेष प्रकार के विचारों को अपना विचार मानने लगते हैं। और ये अपने विचारों को अपना विचार और सार्वभौमिक विचार मान लेने की जो प्रक्रिया है, ये हमको उस हेजेमोनी, उस ऊंच नीच को, असमानता को बनाए रखने में मदद करती है, जिसका हम शिकार हैं। तो मिस रिकॉग्निशन के कारण हम सामाजिक सत्य को समझते तो हैं, लेकिन उसको सही ठहराते हैं। एक तरफ तो हम ये मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि और कुछ हो भी नहीं सकता और हर समाज में ऐसा ही होता है और हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमको आइसोलेट करता है, एलिनेट करता है। ये तो हर जगह होता है। तो अगर हमारे समाज में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, लेस्बियंस हैं, गेज हैं, एमएसएम हैं, क्वियर्स हैं, तो उनके साथ अगर भेदभाव है, तो एक जो LGBTQ+ है वो इस भेदभाव को देखता है और उस भेदभाव को जीता है, लेकिन साथ में वो ये भी मानता है कि ये स्वाभाविक है। तो ये जो उसको रियलाइज करना, उस रियलिटी को देखना और उस रियलिटी को देखते हुए ये स्वीकार भी करना कि यही व्यवस्था स्वाभाविक व्यवस्था है और कुछ हो ही नहीं सकता और मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये है मिस रिकॉग्निशन, जिससे कि सिंबॉलिक वायलेंस पैदा होती है। सिंबॉलिक वायलेंस के अब ये कहाँ से आती है, अनेकों स्रोत हैं। भाषा है, औपचारिक भाषा है, अनौपचारिक भाषा है। औपचारिक भाषा में ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, स्टेट लैंग्वेजेज हैं, और अनौपचारिक भाषाएं हैं, विभिन्न व्यवसायों की भाषाएं हैं, कोड वर्ड्स हैं, डिविएंट्स की भाषा है, चोरों के अपने कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, वे भी भाषाएं हैं। डिविएंट सब कल्चर अमंग यूथ, उनकी अपनी भाषा है। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों की कुछ अपनी भाषाएं बन जाती, टीचर्स की अपनी भाषा है, अधिकारियों की अपनी भाषा है, धर्माचार्यों की अपनी भाषा है, कोड भाषा, वो कोड गुप्त भाषा है, संकेत, हैबिट्स, हमारे प्रेफरेंसेज, ओरिएंटेशन, टेस्ट, हमें क्या पसंद है, कैसा खाना पसंद है, कैसे कपड़े पसंद है, कैसा जीवन पसंद है, कैसा मकान पसंद है, कैसा रंग पसंद है, ये सब हैबिट्स हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, नॉर्मेटिव ऑर्डर्स जो धर्म के चारों ओर बनते हैं, परिवार, मैरिज, विवाह, किनशिप, नातेदारी, रिश्तेदारी, विश्वास, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, कल्चर, संस्कृति, सभ्यता, इंडियन, वेस्टर्न, इस्लामिक, सिख ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी और विचारधाराएं, राष्ट्रीयता की विचारधारा, मानवतावाद की विचारधारा, इस्लाम की विचारधारा, और इनको फूको तो डिस्कोर्सेज भी कह सकता है, ये डिस्कोर्सेज है। सोशल, एक डिस्कोर्स के आधार पर आप दूसरे डिस्कोर्स को सही या गलत नहीं सिद्ध कर सकते, ये अलग अलग डिस्कोर्स है। इनके आंकड़े भी अलग है, निरीक्षण भी अलग है, प्रमाण भी अलग है, इनकी सहज स्वीकृति भी अलग है और इनके परिणाम भी अलग है। इनमें से किसी को वैज्ञानिक आधारों पर सही या गलत नहीं सिद्ध किया जा सकता। डिस्कोर्स है, मेडिसिन का है, कंप्यूटर, ब्रेन की अपनी एक समझ है, वैद्यों की अपनी एक समझ है, होम्योपैथ की अपनी एक समझ है, योगियों की अपनी एक समझ है, इंडिजिनस थिंकिंग में एक समझ है, आदिवासी वनवासी उनकी अपनी एक समझ है,
और जो कंप्यूटर मॉडल ऑफ ब्रेन है, साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो ब्रेन पे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग समझ। ये सब डिस्कोर्सेज हैं। या यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो सिंबॉलिक वायलेंस है या मिस रिकॉग्निशन है, वो पूर्णतः स्थायी नहीं है। बोर्डियू की एक खास बात यह है कि वो डिटर्मिनिज्म के खिलाफ था और निश्चयवाद के खिलाफ था। कुछ भी निश्चित नहीं है, तो हमेशा वो अपनी थ्योरी के प्रति भी एक संशयशील अवस्था में रहता है। तो ये परिस्थिति बदल भी सकती है। और चूंकि सिंबॉलिक वायलेंस या मिस रिकॉग्निशन इन तमाम चीजों पर निर्भर करता है, तो कहीं भी आने वाले परिवर्तन उनको बदल सकते हैं। मित्रों, मैंने अंतिम 2 स्लाइड्स में कुछ उदाहरण दिए, क्योंकि ये उदाहरण आपको अपने समाज की समस्याओं पर सिंबॉलिक वायलेंस के पर्सपेक्टिव से या उस अवधारणा को लेकर समझने में मदद करेंगे। देखिए, ये एक विचार है। इफ वी ओपन अप, एक MSM, एक होमोसेक्सुअल ऐसा सोचता है, एक लड़का, वो मुझे पता है मैं होमोसेक्सुअल हूँ, आई एम डिफरेंट, मैं अलग प्रकार का हूँ, लेकिन वो अपने माता पिता को भी नहीं बताता, किसी को नहीं बताता कि मैं होमोसेक्सुअल, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ये बता दूं तो इससे मेरा और मेरे परिवार दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और उसकी अपनी ये सोच हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव या होमोफोबिया, होमोसेक्सुअल के प्रति शंका, आतंक, भय, और एक ऐसा भाव कि ये तो बड़ा अनैतिक या अप्राकृतिक कार्य है। बहुत सारे लोग ऐसे मानने वाले आपके बीच हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये अननेचुरल है, या कुछ लोग ये भी मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है, डिजीज है। तो वो ये स्थिति बनी रहती है। दूसरा विचार देखिए, कभी था ये भारत में, जिसको हम रिनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण काल, उसमें भी था, बल्कि उसमें ये और ज्यादा उभर के आया। जितने भी हमारे बड़े बड़े चिंतक रहे पुनर्जागरण काल के, चाहे वो बंगाल के हों चाहे कहीं और के हों, तो वो ऐसा मानते थे, द इंग्लिश men are superior to us in the scientific knowledge and culture. We need to learn from them. और इससे क्या हुआ कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक लंबे समय तक भारत में बना रहा। यहाँ तक कि जो संशोधनवादी थे या जो रिफॉर्म्स चाहते थे, चाहे वो राजा राममोहन राय हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे अरविंदो घोष हो, वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय समाज सभ्यता को पश्चिमी लेंस से ही देखा। ये बात अगर मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, तो वो श्रीलंकन समाजशास्त्री, जिनको मैं भारतीय समाजशास्त्री मानता हूँ, थे तो श्रीलंकन मूल के, आनंद कुमार स्वामी, या लखनऊ विश्वविद्यालय के A.K. शरण थे। ये लोग अलग प्रकार के चिंतक थे और वो इस भाव से ग्रसित नहीं थे। यहाँ तक कि हमारे बहुत बड़े बंगाली के लेखक, उपन्यासकार और विद्वान बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने भी आनंद मठ के आखिर में यही लिखा कि जब अंग्रेजी राज स्थापित होने को है, तो वो लिख रहे हैं कि हमारे पास अंतर्ज्ञान है, अंग्रेजों के पास बहिर्ज्ञान है, अंग्रेजों का राज्य स्थापित होना ही चाहिए, और जब हम अंग्रेजों से बहिर्ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे तो अंतर्ज्ञान तो हम पे है ही, तब हम अंग्रेजों को भगा देंगे और तब हमारा अपना राज्य स्थापित हो जाएगा। तो ये जो अपनी एक इंफीरियोरिटी की भावना है कि हम इंफीरियर हैं, हम असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति सभ्यता पिछड़े हुए हैं या अवैज्ञानिक हैं, या वो सुपरस्टिशंस पर आधारित है, तो ये एक बड़ा कारण हमारी गुलामी का रहा। शुरू में तो गांधी जी भी ऐसा ही मानते थे कि हमें अंग्रेजों से बहुत सीखना, तो वो कहते थे कि हमें, उनका लिमिटेड उद्देश्य था उनके संघर्ष का,
कि हमें वही अधिकार प्राप्त हों जो इंग्लैंड में अंग्रेजों को हैं। धीरे धीरे गांधी जी की ये बात समझ में आई कि असली लड़ाई, अगर अंग्रेजों से असली लड़ाई लड़नी है तो वो सभ्यता की लड़ाई है, और हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसको उन्होंने बाद में पैशाचिक सभ्यता भी कहा, सैटनिक सिविलाइजेशन, उससे लड़ना होगा। अंग्रेजों से लड़ाई एक छोटी चीज है, उससे भी बड़ी लड़ाई है पैशाचिक सभ्यता जो अंग्रेजों की है, उससे लड़ना। एक और विचार देखिए, फैमिली इज ए सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर वीमेन। ऐसा बहुत सारी महिलाएं मानती हैं कि परिवार होने से, विवाह होने से ही परिवार में उनकी सुरक्षा नहीं है, और उनका आचरण भी फिर उसी प्रकार से होता है। और आई कैनॉट डू एज मच हार्ड वर्क, मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकती जितनी मेहनत मेरा भाई करता है। तो मैथमेटिक्स और साइंस और इंजीनियरिंग मेरे भाई के लिए तो ठीक है, जेई की तैयारी मैं नहीं कर, एक लड़की के लिए उतना आसान नहीं है जेई की तैयारी करना, कैट की तैयारी करना। ऐसा बहुत सी लड़कियां सोचती। बोर्ड फिर से मैं कहूं कि बोर्डू हमको जो जिस वर्ग पर जिस वर्ग का दमन हो रहा है, जिस पर शासन हो रहा है, उस वर्ग की मानसिकता को उसके ऊपर होने वाले दमन या शासन का कारण मानता है। तो ये लड़कियां ऐसा सोचती हैं, या लड़कियां ये सोचती हैं कि शादी उनकी ऐसे ही लड़के से होनी चाहिए जो उम्र में, शिक्षा में, कमाई में, जाति में, उपजाति में और अन्य प्रकारों से उनसे श्रेष्ठ हो। और मैं विद्यार्थियों से ये बात हमेशा पूछता था, लड़कियों से विशेषकर, कि अगर लड़कियों की शादी उनसे श्रेष्ठ लड़कों से ही होती रहेगी तो ये जो लैंगिक असमानता है जाएगी कैसे? आप क्या प्रेम या किसी का कैरेक्टर देख के या संबंधों के आधार पर, दूसरे आधार पर किसी के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित कर सकते? तो ये हाइपरगैमी पैट्रियार्की का एक अभिन्न अंग है। फिर देखिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब डोक्सा का हिस्सा है, ये सब हमारे विचार, ये निम्न वर्ग के विचारों, उसकी नैतिकता, उसकी सहज स्वीकृति का हिस्सा है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू फैकल्टी मेंबर। जब एक नया फैकल्टी मेंबर IIT IIM यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसे उसके कुलीग्स भी यही कहते हैं, उसके सीनियर्स भी यही कहते हैं। सीनियर्स कहें तो वो अलग बात, सीनियर तो डोमिनेंट्स हुए, लेकिन जो डोमिनेंट के अलावा जो डोमिनेटेड क्लास है, या जो सत्ता में नीचे हैं, जो उसके अपने कुलीग्स हैं, जो उसकी ही तरह या तो इरेगुलर जॉब में है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है, या विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी उसको यही बताते हैं कि साल में 2 पेपर A कैटेगरी जर्नल में निकालना बहुत आवश्यक है, और तुम्हारी पदोन्नति में या तुम्हारे स्थायी होने में ये बहुत सहायक होगा। यही, इसी पर निर्भर करो। तो होता क्या है कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। अपनी पत्नी, अगर उसकी शादी हो गई तो पत्नी बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता। उसके अगर 2 पेपर नहीं छपे, और नहीं ही छपेंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि शुरू के दिनों में बिना किसी फॉरेन राइटर को ऑथर बनाए वो A कैटेगरी जर्नल में साल में दो क्या एक भी पेपर छाप ले। इससे उसकी विद्वता प्रभावित होती है, वो उतना पढ़ता नहीं है अपने विषय के बारे में, इतना पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा तो पेपर कैसे छापा जाए इसी के दंड फन में लग जाती है। इंडिजिनस, हमारा भारतीय समाज में जो अध्ययन का स्तर है, शिक्षा का स्तर है, जो क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप है, विद्वता की जो गुणात्मकता है, वो नीची ही बनी रहती है। और इस तरह से जो एकेडमिक्स में वेस्ट की हेजेमोनी बनी रहती, हम हमेशा बाहर को ही देखते रहते हैं। तो ये हमारे अपने विचार हमको नीची स्थिति में बनाए रखते हैं, ये बोर्ड्यू कहना चाहता। और डोक्सा या विचारों की एग्जाम्पल देखिए, जो हमारे साथ, जब आप किसी संगठन में काम करने जाते हैं और एक बाहरी व्यक्ति, आपका सोशलाइजेशन होगा, ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन होगा। आप जब किसी भी नए स्थिति में जाएंगे तो फिर से सामाजिकरण होगा। तो आपको ये बताया जाता है, जब आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आती, जब आप
वहाँ अपने संगठन में होने वाली बातों पर दृष्टि डालते हैं, निर्णयों पे, सीनियर्स के निर्णयों पे दृष्टि डालते हैं, और आप देखते बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि सब कुछ गलत चल रहा है और सीनियर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसका विरोध करें, आप अपनी बात कहना चाहते हैं। एक नया फैकल्टी मेंबर ये कहना चाहता है कि मुझे भी पीएचडी स्टूडेंट मिलना चाहिए, तो उसके दोस्त लोग समझाते हैं कि तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन ये जो सीनियर्स हैं ये बहुत दुष्ट हैं और इनमें बदले की भावना है, उनसे पंगा मत लेना, मतलब उनका विरोध मत करना, और जो भी वो तय करते हैं उसको स्वीकार कर लेना। कभी जब तुम जब कभी सीनियर बनोगे तो तुम अपने ढंग से चलाना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो जो संगठन की जो सभ्यता है वो वैसे अनफेयर, जो अनीति पर आधारित है, वो बनी रहती है, और जब आप सीनियर हो जाते हैं तो आप भी वैसे ही बिहेव करते हैं जूनियर्स के प्रति जैसा कि आपके सीनियर्स ने आपके प्रति किया। मैंने अपनी रिसर्चेज में ये पाया, जैसे आईटी इंडस्ट्री में कुछ स्टडी की, तो वीमेन वर्कर्स को ये कहते हुए सुना कि भाई वीमेन मैनेजर्स उतने समर्पित नहीं हो सकते इतना कि मेन। आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर, आफ्टर ऑल दे हैव फैमिली। महिलाओं के तो परिवार का उत्तरदायित्व भी है, रात को वो काम करने नहीं जा सकती, सुरक्षा का भी सवाल है, और जो आईटी इंडस्ट्री में जो बड़े निर्णय होते हैं, क्योंकि उनकी क्लाइंटेल विदेश में है, और जब यहाँ रात होती वहाँ दिन होता, वहाँ के लोग तब काम करते हैं, तो यहाँ के लोगों को भी रात में काम करना पड़ता है, औरतों के लिए ये कठिन हो जाता है। ये वो कारण है, ये मैनेजेरियलिज्म, ये इफेक्टिवनेस, ये इकोनॉमी ऑफ जेंडर, ये वो कारण है जिससे कि आईटी सेक्टर में मैनेजर्स में महिलाओं का प्रतिशत कम ही बना रहता है, और निकट भविष्य में भी उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा नहीं है। मैंने देखा है कि कई मुस्लिम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मेरे दोस्त भी हैं, मैंने छुपके भी सुना है, तो वो ऐसा कहते हैं कि जो लोग, ज्यादातर उसका अर्थ हिंदुओं से ही होता है, कि जो लोग बीजेपी को वोट करते हैं वो मुस, आ, वो मुस्लिम से घृणा करते हैं। मुस्लिम्स, ये मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और जैसे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भी थी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं, वो ऐसा सोचते, ये उनकी सोच हुई। अब उनकी सोच अगर ऐसी होगी तो क्या होगा? अगर ऐसी सोच उनकी होगी तो उनका कम्युनल मोबिलाइजेशन होगा, गैटोइजेशन होगा, एक साथ रहने की प्रवृत्ति, रिएक्शन करने की प्रवृत्ति, वायलेंस की प्रवृत्ति, और वो इस तरह के कार्यों में छोटी मोटी चीजें जिनको इग्नोर भी कर सकती थी उसको वो इग्नोर नहीं करते और रिएक्ट करने लगते हैं। और ये जो उनका आक्रामक रुख है और ये घैटोइजेशन है, ये फिर दंगों को पैदा करता है, और ये जब दंगे होते हैं तो इससे इस्लामोफोबिया मजबूत होता है, और फिर हिंदू लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अभी तो ऐसी स्थिति कुछ बन रही है, कल क्या होगा पता नहीं। तो मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा ये कहता था, विशेषकर मुस्लिम विद्यार्थियों से, कि अगर आपको भारत को एक अच्छा देश बनाना है जहां हिंदू मुस्लिम सब धर्म के भेद छोड़ के एक स्वस्थ और समान समाज बना सके, जिसमें कि सामाजिक क्षेत्र में धर्म महत्वहीन हो जाए, आपका अपना विश्वास कुछ भी हो, पूजा पाठ आप कैसे भी करो, लेकिन सामाजिक स्तर पर, सरकारी नौकरियों में, आर्थिक संस्थानों में, और नागरिकता कानून में, और हर जगह धर्म का कोई महत्व ही ना रह जाए, तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम्स पे है। बोर्डू के हिसाब से जिनका शोषण हो रहा है उनकी जिम्मेदारी बड़ी है कि वो अपनी मानसिकता से लड़े, और वो ऐसे लोग उत्पन्न करें, मुस्लिम्स ऐसे लोग उत्पन्न करें जो कि मुस्लिम्स को भी सेकुलराइजेशन का संदेश दें और मिलजुल के रहने की भावना लोगों में पैदा करें। वो ये कहें कि देखिए, तरह तरह के मत हो सकते हैं, तरह तरह के विचार हो सकते हैं,
और हमारा ये देश है कि इसका लंबा इतिहास है, उस इतिहास का सम्मान भी करें। और फिर धीरे धीरे अगर ऐसे उत्तरदायी और मिलजुल के रहने वाले मुस्लिम नेता, लोहिया ने तो कहा था, कुछ ऐसी बात कही थी, तो लोहिया की बात मुझे याद आती है। और मैं ये कहूँगा, अपनी तरफ से कहूँगा कि इस देश का भविष्य तभी सुरक्षित होगा, तभी भारत हमारा शांतिपूर्ण देश बनेगा, जब एक ऐसा मुस्लिम नेता हम पैदा कर पाएंगे जिसके पीछे हिंदू भी गर्व के साथ चल सके। तब तक झगड़े होते रहे। मैं ये बोर्डियो को समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको मेरी राजनीतिक विचारधारा मत लीजिए, मैं बोर्डियो को समझाने के लिए कह रहा हूं। जिस दिन दलित वर्ग से ऐसे नेता आ गए कि जिनके पीछे उच्च वर्ग के लोग या ब्राह्मण भी ससम्मान गर्व के साथ चल सकें और उनको अपने वर्ग का, अपने समाज का, अपने देश का नेता मान सके, उस दिन जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। तो जिम्मेदारी उनकी भी है जो कि पिछड़े हैं, जो निम्न वर्ग के हैं और जो दमन, शोषण, आक्रांत का शिकार है। एक कॉमन बिलीफ अमंग द मासेज, जैसे आम जनता में या भी भाषा के क्षेत्र में, बोर्डू कहता है फील्ड भी देखिए, डोक्सा भी देखिए, फील्ड भी देखिए, हैबिटस भी देखिए। तो ये फील्ड भाषा का फील्ड है, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं। और अगर अंग्रेजी पढ़े लिखे या बड़े वैज्ञानिक या बड़े गणितज्ञ ऐसे मानते हो, फिर भी मुझे समझ में आता है। लेकिन साधारण लोग भी ये मानते हैं, हिंदी भाषा बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, कन्नड़ा बोलने वाले भी ये मानते हैं कि उनकी भाषाएं वैज्ञानिक शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ये तो गड़बड़ हो गई। देखिए, ये अलग बात है। यहाँ पे बोर्ड कह रहा है, ये उसकी ऐसी बात नहीं है कि जो ताकतवर वर्ग के लोग हैं वो कोई चीज फॉल्स कॉन्शियसनेस, मार्क्स ने फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात की, मुझे लगता है कुछ कुछ अब ये क्लियर हुई होगी कि फॉल्स कॉन्शियसनेस जो उच्च वर्ग आपके ऊपर थोपता है, नहीं, ऐसी बात नहीं। जो निम्न वर्ग है वो अपने बारे में क्या सोचता है, क्या धारणाएं रखता है। तो अगर वो लोग जो गरीब हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो गांव के हैं, जिनके परिवार में कभी किसी को इंग्लिश नहीं आई, वो भी ऐसा सोचेंगे, तब तो प्रॉब्लम रहे। तो फिर शिक्षा के जो गैप्स हैं, शिक्षा में जो भेदभाव है, जो असमानताएं हैं, वो बनी रहेंगी जब तक कि जो भेदभाव का शिकार हैं, जो भेदभाव से ग्रस्त हैं, वो भी ऐसा मानते रहेंगे कि हिंदी वैज्ञानिक शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं। क्यों? भाषा तो भाषा है। अगर जापानी लोग अपनी जापानीज में विज्ञान पढ़ सकते हैं और विज्ञान में योगदान दे सकते हैं, अगर जर्मन लोग जर्मनी में कर सकते हैं, फ्रांसीसी फ्रेंच में कर सकते हैं, और रूस के लोग रूसी में कर सकते हैं, तो हम लोग हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? ये सिंबॉलिक वायलेंस है हम हिंदी वालों का, ये मानना कि हमारी हिंदी विज्ञान के लिए, समाजशास्त्र के लिए, मनोविज्ञान के लिए, उच्च सिद्धांतों के समझ के लिए उपयुक्त नहीं है, नाकाफी है। हमें तो होता है कि ना तो हम अंग्रेजी में अच्छे हो पाते, ना हिंदी में अच्छे हो पाते, इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं हो पाते कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का अंग्रेजी लेखन कर सके, और हिंदी में भी अच्छे नहीं हो पाते क्योंकि हम इंग्लिश को वैल्यू देते हैं। तो ये शिक्षा में गैप बने रहते हैं। ये कुछ रेफरेंसेज हैं, आप नोट कर सकते हैं। बोर्ड्यू का रेफरेंस है 1977 का, और दूसरा रेफरेंस है 1992 का। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की जो बात की, मेरा आप बोर्ड्यू का वीडियो देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगी। और कुछ दो और रेफरेंस, ये जो बोर्ड्यू का रेफरेंस है चौथा, डिस्टिंक्शन, यहाँ उसने स्वाद और श्रेष्ठता इनकी बात की है। तो एक तरह से उसने मार्क्सवाद को अधिक मार्क्सवादी बना दिया, वामपंथ को और अधिक वामपंथी बना दिया, और उसने देखा कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग दमन का जो प्रक्रिया चल रही है उसको समझना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो विचार जिनकी
आपके लिए सहज स्वीकृति है, उनसे लड़िए और आप मुक्त हो जाएंगे। आप आपकी मुक्ति आपकी मुक्ति आपके अपने विचारों से मुक्त होने में। ये सिंबॉलिक वायलेंस का कंसेप्ट फिर से मैं रिपीट करूं, मैंने शुरू में ये बताया था कि ताकि आप मेरे इस लेक्चर को ठीक से समझ सकें कि सिंबॉलिक वायलेंस हिंसा के एक रूप के तौर पे कम देखिए। सिंबॉलिक वायलेंस को कोई सहज स्वीकृति और स्वेच्छा से प्रकट की गई मान्यताओं और उन मर्यादाओं के रूप में अधिक देखिए जो कि शोषित व्यक्ति या समाज के निम्न वर्ग के व्यक्ति या वो सारे व्यक्ति, वो सारे समूह जो किसी प्रकार के भी दमन का या डिस्क्रिमिनेशन या स्टिग्मा का शिकार हैं। उसमें जेंडर भी है, उसमें एलजीबीटी भी है, होमोसेक्सुअलिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों एक होमोसेक्सुअल एक बड़ा प्रोफेसर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्यों एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्योंकि वो खुद में भी, उनमें जो सिंबॉलिक वायलेंस है वो अपने प्रति खुद वायलेंस कर रहे हैं, अपने को छोटा रखते हैं। छोटे लोग अपने को छोटा रखे हुए हैं। बोर्डियो हमसे ये कहता है कि लड़िए, जो जो वर्ग आपके ऊपर दमन कर रहा है उससे लड़िए, लेकिन उससे पहले अपने विचारों को पहचानिए, अपने पड़ोसियों, अपने साथियों, अपने सहकर्मियों के विचारों को पहचानिए और लगता है कि आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।